नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो भाई कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बिहार पुलिस के जो तैयारी है उसको रेगुलर तैयारी के रूप में एकदम मस्त रूप से यानी स्वस्थ रूप से सभी लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम फिर देखेंगे अपने PYQ के बारे में देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में फिर से देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है, यानी क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाकी क्रांति किससे संबंधित है। पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ई में दिया है मांस उत्पादन, बी में दिया है अंडा उत्पादन, सी में दिया है उर्वरक उत्पादन और डी में दिया है चमड़ा उत्पादन। तो खाकी से पता चलता है कि चमड़ा उत्पादन होगा। क्या होगा? चमड़ा उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है, तो खाकी क्रांति संबंधित है। कौन सा क्रांति संबंधित है, तो खाकी क्रांति संबंधित है। वहीं यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मांस उत्पादन या टमाटर से है। टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है? कौन सा क्रांति संबंधित है मेरे भाई? तो लाल क्रांति संबंधित है। कौन क्रांति संबंधित है? लाल क्रांति संबंधित है। किससे? टमाटर और मांस उत्पादन से। वहीं पूछेगा अगला क्वेश्चन कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति है वह किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से है। वहीं पर यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है? झींगा मछली से संबंधित कौन है? गुलाबी क्रांति। और रजत क्रांति पूछेगा किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से हो जाएगा। वहीं पूछेगा लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस लाल होता है, यानी मांस को काटने पर कैसे दिखता है, तो लाल दिखता है। और टमाटर भी लाल दिखता है, जिसके चलते लाल क्रांति हो जाएगा। मांस और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति हो जाएगा। वही पूछेगा उर्वरक वाला। उर्वरक से पूछेगा कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति पूछेगा यहाँ पर किससे संबंधित है, तो हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। जो बिहार विधानसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो ऑप्शन ए में दिया है 100, बी में दिया है 243, सी में दिया है 75 और डी में दिया है 40। ठीक है ना, 40 दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। विधान परिषद पूछ रहा है, ठीक ना। विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। अभी तक विधान परिषद कितने राज्य में लागू हैं, तो 6 राज्य में है। कितने में? 6 राज्य में है विधान परिषद सदस्यों की संख्या। यानी पूछेगा बिहार में कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। वहीं यहाँ पर पूछेगा कि एक और राज्य हैं जिसका 75 होता है, तो वो राज्य हैं कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। बिहार और कर्नाटक में विधानसभा में विधान परिषद की संख्या कितना होता है? विधान परिषद की संख्या कितना होता है, तो 75 होता है। कितना होता है? 75 होता है। वहीं पूछेगा कि अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कितना होता है, तो 100 होता है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना होता है उत्तर प्रदेश में, तो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। वही पूछेगा तेलंगाना में, तो 40 होगा। 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा विधान परिषद सदस्यों की संख्या, ठीक ना। अब बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि कर्क रेखा जो भारत में राज्य हैं उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है। पूछ रहा है कि कर्क रेखा कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है उड़ीसा, सी में दिया है छत्तीसगढ़ और डी में दिया है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। बाकी सब इन तीनों राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक ना। कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ये रहेगा ऑप्शन में उड़ीसा। अब यहाँ पर अगला देखेंगे क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है।
उसको बताना है। भारत के सबसे ऊंचा बांध पूछेगा कौन सा बांध है तो उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हीराकुंड बांध, बी में दिया है सरदार सरोवर, और सी में दिया है टिहरी बांध, और डी में दिया है भाखड़ा नंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई टिहरी बांध हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध। क्या हो जाएगा? भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? तो टिहरी बांध हो जाएगा। यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। पूछेगा कि टिहरी बांध जो है वह किस राज्य में है और किस नदी पर है, तो इसका क्या हो जाएगा कि हो जाएगा इसका उत्तराखंड हो जाएगा। राज्य पूछेगा तो किस राज्य में हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। वहीं पूछेगा नदी तो भागीरथी कहीं देगा और भिलंगना देगा। अगर भागीरथी दिया होगा तो भागीरथी मार देना, और भिलंगना दिया होगा तो भिलंगना भी मार सकते हैं। दोनों दिया कोई एक ही देगा इसमें से, ज़्यादातर भागीरथी दे रहा है, ठीक ना। तो पूछेगा टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है भागीरथी या भिलंगना नदी पर। वहीं पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। वहीं पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। और पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अब देखेंगे भाखड़ा नंगल के बारे में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है कि जिसमें फंसिएगा, ठीक ना। पूछा है क्वेश्चन कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन ए में दिया है लुईवेनहॉक, बी में दिया है रॉबर्ट हुक, सी में दिया है पुरकिंजे, और डी में दिया है डी डुबे। डी डुबे दिए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुईवेनहॉक हो जाएगा। लुईवेनहॉक हो जाएगा जीवित कोशिका के खोज। जीवित सेल के खोज किसने किया था? तो लुईवेनहॉक ने किया था। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई कि मृत कोशिका के खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिका के खोज। और पूछेगा जीवित कोशिका के खोज लुईवेनहॉक कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में लुईवेनहॉक ने किए थे। वहीं पूछेगा कि मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। पिछला बिहार पुलिस वाला जो हम लोग का एग्जाम था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था रॉबर्ट हुक वाला कि मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? ठीक ना, पूछा था क्वेश्चन कि मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया था तो कब किया था? तो इसका पूछा था ईस्वी पूछा था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। वहीं पूछेगा जीव द्रव्य के खोज किसने किया था? तो डुजार्डिन ने किए थे। कब किसने किए थे? डुजार्डिन ने किए थे। वहीं पूछेगा कि जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर फंसना नहीं है। अगर कोई भी मान लीजिए मेरे भाई या दोस्त जो तैयारी कर रहा है अच्छे तरह से तैयारी करके नहीं जाएगा, और मान लीजिए एक बार वो पढ़ा है पुरकिंजे के बारे में और पूछेगा जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया था तो पुरकिंजे हो जाएगा। और यहीं पर पूछेगा क्वेश्चन कि जीव द्रव्य के खोज किसने किया था तो डुजार्डिन ने किए थे। किसने किया था मेरे भाई? डुजार्डिन ने किए थे। वहीं पूछेगा लाइसोसोम के खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक ना। ये स्वयं अपने से ही अपना सुसाइड कर लेता है। इसे सुसाइड भी कहा जाता है। अपने से सुसाइड करता है यानी आत्महत्या अपने से कर लेता है, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिवनाम पद्धति किसने दिया था? दिवनाम पद्धति पूछेगा किसने दिया था? दिवनाम पद्धति किसने दिया था? हमारा क्वेश्चन है आज का कि दिवनाम पद्धति किसने दिया था। ऑप्शन ए में दिया है मेंडल, बी में दिया है हगहो डिब्रीज, सी में दिया है डार्विन और डी में दिया है लिनियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनियस हो जाएगा। लिनियस हो जाएगा। दिवनाम पद्धति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? दिवनाम पद्धति दिया था। वहीं पूछेंगे आनुवंशिकता के
अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई? मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकता के जनक। यह अपने प्रयोग में किस पौधा का प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधा का प्रयोग किए थे। किस पौधा का प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधा के प्रयोग किए थे, मेंडल ने किए थे। अनुवांशिकता के नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। वही पूछेगा उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो हग-हो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? हग-हो डी ब्रिज। वही पूछेगा कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। वहीं पूछेगा उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? तो हग-हो डी ब्रिज ने दिया था। वहीं पूछेगा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है नाइट्रोजन और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग बारी बारी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। वही पूछेगा पृथ्वी के भूतल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46.60 ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? पृथ्वी पर कितना पाया जाता है ऑक्सीजन? तो 46.60 पाया जाता है। वहीं यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20.93 हो जाएगा। 20.93 एक्यूरेट हो जाएगा। 20.93 वहीं पूछेगा लगभग में तो 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऑक्सीजन इसे कहा जाता है प्राणदेही गैस, यानी जीव जंतुओं के लिए यह वरदान साबित होता है जीने के लिए। और प्राण की रक्षा करने वाला गैस किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। यह कितना पाया जाता है? 20.93 पाया जाता है एक्यूरेट। और इस तरह पूछेगा लगभग में तो 21% हो जाएगा। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किसी चीज़ को जलाने से बचाता है, यानी उसे जलने नहीं देता है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो भारी गैस है, इसका पहले तो देखेंगे ये वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं और कुछ इसका हानि भी है, ठीक ना। इसका कुछ हानि भी है और कुछ इसका महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके चलते मान लीजिए कोई भी मतलब जो भी वस्तु जलाना होगा तो इसका जहाँ उपस्थिति रहेगा वहाँ पर वो वस्तु नहीं जलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संपर्क तोड़ देता है। जो हम लोग देखे हैं फायरमैन द्वारा, यानी फायर ब्रिगेड वाला जो कि अग्निशामक वाला, इसी गैस का उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर यही होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संपर्क टूट जाता है, जिसके चलते आग बुझ जाता है, ठीक ना। आग बुझ जाता है। इसका मतलब ये और गैस, इस गैस के उत्पत्ति का कारण है हम लोग पर्यावरण का विनाश करना, यानी पर्यावरण में जितना भी पेड़ पौधे हैं उसके कटाई से इसका अधिक प्रभाव पड़ रहा है हमारे दैनिक जीवन में। और ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा गैस हो जाएगा? तो CO2 गैस हो जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पृथ्वी पर या वायुमंडल में बढ़ रहा है तो वो किस गैस के कारण बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। अब देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में पूछेगा, यहाँ पर मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा गैस है जिससे वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है, यानी कौन सा ऐसा गैस है जिसके चलते हमारा वायुमंडल दूषित नहीं होता है, यानी प्रदूषित नहीं होता है। तो नाइट्रोजन गैस हो जाए। कौन सा गैस हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण कार्य है
इसका महत्वपूर्ण कार्य है। पूछेगा वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पूछेगा पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। वही पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल पूछेगा तो 78% पाया जाएगा नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा गैस ब्रह्मांड पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, वहीं पूछेगा वायुमंडल पूछेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जो चट्टान होता है, पत्थर होता है, उसका आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे कि उसका मतलब आयु पता चल जाए, कितना बरिस पुराना है या कितना नवीन नया है, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए में दिया है यूरेनियम 235, बी में दिया है कोबाल्ट 60, सी में दिया है सोडियम 24 और डी में दिया है लोहा 59, ठीक ना। लोहा 59 दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235 हो जाएगा। यूरेनियम 235 हो जाएगा चट्टान की आयु ज्ञात करने में। चट्टान की आयु ज्ञात करने में कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करके हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा चट्टान कितना पुराना है और कौन सा चट्टान कितना नया है। इसके बारे में हम लोग किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कोबाल्ट 60 के बारे में। यह कैंसर के उपचार के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे सोडियम 24 के बारे में। यह रक्त को थाका बनाने, जहाँ रक्त थाका बनता है हमारे शरीर में, मान लीजिए कहीं चोट लग गया, ठीक ना, अब पता नहीं चल रहा है कि हमारे शरीर में कहीं रक्त जम गया है, उसको पता करने के लिए हम लोग किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो सोडियम 24 का प्रयोग करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ रक्त जमा है, कहाँ जमा है, यानी मस्तिष्क में जमा है या पैर या हाथ में, जहाँ भी जमा होगा उसको पता हम लोग किस समस्थानिक से करेंगे, तो सोडियम 24 से करेंगे। रक्त के पता किस समस्थानिक से करेंगे, तो सोडियम 24 से करेंगे। अब देखेंगे लोहा 59 के बारे में। तो यह अरक्तता के बारे में हम लोग प्रयोग किस में करेंगे, तो लोहा 59 के समस्थानिक के प्रयोग करके अरक्तता के पता करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लोहा 59 के बारे में, लोहा 59 के समस्थानिक के प्रयोग कर अरक्तता के पता करेंगे, ठीक ना। तो यही था आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनने का अनुमान है। पर आप लोग इसके जितना भी मतलब जितना हम लोग आज क्वेश्चन किए उसके थ्रू आप लोग भी मेहनत कीजिएगा और इससे क्वेश्चन ढूंढिएगा और अपना तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। तो चलिए, सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद। और मिलेंगे अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण मोस्ट VVI क्वेश्चन के साथ। और आपके परीक्षा में बहुत समय नहीं रह गया है, जिसके चलते हम लोग अपने तैयारी के प्रति एकदम सुचारू रूप से, नियमित रूप से कार्य करेंगे, ठीक ना। सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।